हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे प्रायोरिटी शेड्यूलिंग, प्रायोरिटी सीपीयू शेड्यूलिंग। लास्ट क्लास में हमने एससीएफएस को डिस्कस किया था और उसके कुछ एग्जांपल्स हमने किए थे। आज के इस लेक्चर में हम करेंगे प्रायोरिटी शेड्यूलिंग को। तो प्रायोरिटी शेड्यूलिंग इज ए मेथड ऑफ शेड्यूलिंग प्रोसेस दैट इज बेस्ड ऑन प्रायोरिटी। प्रायोरिटी शेड्यूलिंग एक मेथड है सीपीयू शेड्यूलिंग का, जिसमें हम प्रायोरिटी बेस्ड शेड्यूलिंग करते हैं। इन दिस एल्गोरिथम द शेड्यूलर सेलेक्ट द टास्क टू वर्क एज पर द प्रायोरिटी। इस एल्गोरिथम में शेड्यूलर टास्क को प्रायोरिटी के बेस पर सेलेक्ट करता है, यानी कि जिस टास्क की प्रायोरिटी हाई होती है उसे पहले सेलेक्ट किया जाता है। अगर हमारे पास एक से अधिक टास्क हैं और उनमें जिस टास्क की प्रायोरिटी हाई है उसे हम पहले एग्जीक्यूट करेंगे या पहले प्रोसेस करेंगे। द प्रोसेसेस विद हायर प्रायोरिटी शुड बी कैरिड आउट फर्स्ट। हायर प्रायोरिटी का जो प्रोसेस होता है उसे पहले प्रोसेस किया जाता है। वेयर एज जॉब विद इक्वल प्रायोरिटीज आर कैरिड आउट ऑन द राउंड रोबिन और एफसीएसएस बेसिस। अगर कोई दो जॉब हैं और उनकी प्रायोरिटी सेम है तो उनको हम एफसीएफएस के आधार पर एग्जीक्यूट करेंगे, यानी कि जो एफसीएफएस मतलब फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, जो प्रोसेस पहले आई होगी उसके आधार पर हम उसको प्रोसेस करेंगे अगर किसी भी दो प्रोसेस की प्रायोरिटी सेम होती है। प्रायोरिटी डिपेंड्स अपॉन मेमोरी रिक्वायरमेंट्स टाइम। जो प्रायोरिटी होती है वो मेमोरी रिक्वायरमेंट के टाइम पर डिपेंड करती है। ओके स्टूडेंट्स, तो ये थी हमारी प्रायोरिटी शेड्यूलिंग। अब इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, उनको हम डिस्कस कर लेते हैं। ए सीपीयू एल्गोरिथम दैट शेड्यूल्स प्रोसेस बेस्ड ऑन प्रायोरिटी। ये एक सीपीयू एल्गोरिथम है जो प्रायोरिटी बेस पर हमारे प्रोसेस को शेड्यूल करती है। इट इज़ यूज्ड इन ऑपरेटिंग सिस्टम फॉर परफॉर्मिंग बैच प्रोसेसिंग। बैच प्रोसेसिंग को परफॉर्म करने के लिए यह एल्गोरिथम यूज़ की जाती है। इफ़ टू जॉब हैविंग द सेम प्रायोरिटी आर रेडी। अगर दो सेम प्रायोरिटी की जॉब रेडी क्यू में हैं, इट वर्क्स ऑन फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस। यह फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे वर्क करेंगे। इन प्रायोरिटी शेड्यूलिंग ए नंबर इज असाइन टू ईच प्रोसेस दैट इंडिकेट द प्रायोरिटी लेवल। प्रायोरिटी शेड्यूलिंग में हर एक जो प्रोसेस होता है उसको एक नंबर प्रोवाइड करा जाता है जो उस प्रोसेस की प्रायोरिटी को डिसाइड करता है, जो उस प्रोसेस की प्रायोरिटी को डिसाइड करता है। ओके, जो उस प्रोसेस की प्रायोरिटी को डिसाइड करता है। लोअर द नंबर हायर इन द प्रायोरिटी। जितना नंबर लोअर होगा उसकी प्रायोरिटी उतनी हाई होगी। जैसे 1 है तो 1 है, 2 है, 3 है, तो जिसकी प्रायोरिटी 1 होगी उसकी प्रायोरिटी यानी कि उसकी जो प्रेफरेंस होगी उसे पहले मिलेगी। जिसका नंबर जैसे 5 है तो उसकी प्रायोरिटी जो होगी 1 वाले से कम होगी। ठीक है। In this type of scheduling algorithm, if a newer process arrives that is having a higher priority than the currently running process, इस एल्गोरिथम में अगर हमारे प्रोसेस कोई भी प्रोसेस रन हो रहा है और उसी टाइम पे कोई एक हायर प्रायोरिटी वाला प्रोसेस आ जाता है तो देन द करंटली रनिंग प्रोसेस इज प्रिम्प्टेड। तो जो हमारा जो प्रोसेस एग्जीक्यूट हो रहा है तो उसको हम प्रिम्प्ट कर देते हैं और जो हायर प्रायोरिटी का जो प्रोसेस आया है उसको हम वहाँ पे एग्जीक्यूट करते हैं। ये डिपेंड करता है हमारे प्रायोरिटी पे। तो ये जो एल्गोरिथम है हमारी, ये दोनों तरीके से हो सकती है। हमारी नॉन प्रिमिटिव भी हो सकती है और प्रिमिटिव भी हो सकती है। ये डिपेंड करता है प्रायोरिटी के और अराइवल टाइम के बेस पे। ओके स्टूडेंट्स, तो ये सारी इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक थी वो मैंने आप लोगों को डिस्कस की, और जो इसका प्रोसेस था एल्गोरिथम का वो मैंने बताया कि हम प्रायोरिटी के बेस पे जो प्रोसेस है उनको हम शेड्यूल करते हैं प्रायोरिटी शेड्यूलिंग एल्गोरिथम में। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे इसका एक एग्जांपल प्रायोरिटी शेड्यूलिंग का, और उसके आप लोगों को समझ में आएगा कैसे हम इस एल्गोरिथम से प्रोसेस को शेड्यूल करते हैं।
हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था FCFS शेड्यूलिंग एंड SJFS CPU शेड्यूलिंग। आज हम डिस्कस करेंगे प्रायोरिटी शेड्यूलिंग। ओके, तो जैसे मैंने आप लोगों को बताया था कि प्रायोरिटी शेड्यूलिंग में सभी प्रोसेस को अपनी प्रायोरिटी असाइन कर दी जाती है और उसी के अकॉर्डिंग हम इनको प्रोसेस करते हैं। तो उसी का एग्जांपल आज हम डिस्कस करेंगे। तो क्वेश्चन है हमारा, कंसिडर 4 प्रोसेसेस P1, P2, P3, P4 with their burst time and the priorities. Calculate the average waiting time and average turnaround time. तो देखेंगे इसमें 4 प्रोसेस है हमारे पास, P1, P2, P3 एंड P4 और बस टाइम इनका 21, 3, 6, 2 और उन्हीं के सामने उनकी प्रायोरिटी अलग अलग प्रोसेस की असाइन कर दी गई है। P1 की 2 है, P2 की 1 है, P3 की 4 है और P4 की 3। ओके, तो जैसे कि हमने लास्ट एल्गोरिथम में भी सबसे पहले हमारा जो इनको सोल्व करने का मेथड होता है, तो उसमें सबसे पहले हम जेंट चार्ट ड्रॉ करते हैं। तो उसी का जेंट चार्ट हमने ड्रॉ किया है प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग। अब देखिए सभी प्रोसेस एक साथ आए हैं, तो हमारे पास चारों प्रोसेस हैं, तो हमें जो स्टार्टिंग करनी है वो उनकी प्रायोरिटी के बेस पे करनी है। तो देखेंगे सबसे जो प्रायोरिटी फर्स्ट है वो है P2 की, तो हम P2 प्रोसेस को पहले प्रोसेस या एग्जीक्यूट करेंगे या CPU को एलोकेट करेंगे। तो सबसे पहले हमने P2 को लिया, P2 का बस टाइम है 3, तो 0 से 3 तक हमारा P2 कंप्लीट हो गया। और ये जो प्रोसेस कर रहे हैं ये कर रहे हैं हम नॉन प्रिमिटिव शेड्यूलिंग में। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि जो हमारी CPU शेड्यूलिंग होती है वो टू टाइप्स की होती हैं, प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव। प्रिमिटिव में हम क्या करते हैं कि प्रोसेस को बीच में भी रोक सकते हैं, और नॉन प्रिमिटिव में क्या है, अगर एक बार CPU अलोकेट हो गया किसी प्रोसेस को तो उसको पूरा कंप्लीट करता है। तो ये नॉन प्रिमिटिव है। P2 कंप्लीट हो गया, उसके बाद हमने चेक किया किसकी प्रायोरिटी है हाई, देखा हमने P1 की है, तो P1 की कितनी प्रायोरिटी है 2 है, तो फिर हमने P1 को लिया। 3 से स्टार्ट करा और इसका बस टाइम कितना है 21, तो 3 में 21 ऐड करेंगे तो 24 तक हमारा P1 कंप्लीट हो जाएगा। उसी तरीके से फिर P4 की प्रायोरिटी है 3, तो उसके बाद हमने ले लिया P4 को, P4 का बस टाइम है 2, तो 24 से 26 तक चलेगा हमारा P4। और उसके बाद लास्ट में बचा इसकी प्रायोरिटी सबसे लो है 4 P3 को लेंगे 26 से, और 6 इसका बस टाइम है, तो ये हो जाएगा 26 से 32। ओके स्टूडेंट्स, अब हमें क्या करना होता है कि वेटिंग टाइम हमें कैलकुलेट करना होता है। तो वेटिंग टाइम फॉर P1 देखिए, P1 हमारा आया था, सब एक साथ आए थे। P1 को CPU कब मिला 3 पे, तो P1 का वेटिंग टाइम कितना हो गया 3। P2 का हो गया 0, P2 को कोई वेट नहीं करना पड़ा, तो P2 का 0 हो गया। P3 को अब मिला 26 पे, तो वेट कितना करना पड़ा 26। P4 को 24। जब भी किसी प्रोसेस को CPU एलोकेट होता है उतना ही टाइम उसको वेट करना पड़ता है, क्योंकि सभी प्रोसेस एक साथ आए थे, तो जितना उसको वेट करना पड़ा उतना उसका वेटिंग टाइम हो जाएगा। और जो हमारा क्वेश्चन में था, हमें क्या कैलकुलेट करना होता है, एवरेज वेटिंग टाइम AWT। तो सभी प्रोसेस को वेटिंग टाइम को ऐड करेंगे और 4 से डिवाइड करेंगे, तो इनका वेटिंग टाइम आएगा 13.25 मिली सेकेंड। ओके, अब टर्न अराउंड टाइम का फॉर्मूला हमें पता है क्या होता है, बस टाइम प्लस वेटिंग टाइम। तो P1 के लिए बस टाइम कितना है 21 और वेटिंग टाइम कितना है 3, तो 3 प्लस 21 24 हो जाएगा। ऐसे ही P2 के लिए 3 प्लस P2 के लिए कितना हो जाएगा 0 वेटिंग टाइम है इसका, और बस टाइम कितना है 3, तो ऐड कर देंगे। P3 के लिए वेटिंग टाइम 26 और ये 6, तो 26 प्लस 6 32। ऐसे इसके लिए 24 और बस टाइम कितना है 2, तो 24 प्लस 2 26। तो एवरेज टर्न अराउंड टाइम निकालेंगे कितना हो जाएगा, सबको ऐड करेंगे 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 23.75। और ये जो क्वेश्चन हम कर रहे हैं सभी में हमने इसी क्वेश्चन को चारों तरह की शेड्यूलिंग एल्गोरिथम से हमने इसको प्रोसेस किया है, तो उससे हमें ये आउटपुट मिलेगा कि कौन सी एल्गोरिथम बेस्ट है, क्योंकि
एल्गोरिथम वही बेस्ट होगी जिसका वेटिंग टाइम कम होगा। वेटिंग टाइम कम होगा तो मीनिंग उसका आउटपुट जल्दी से जल्दी हमें मिलेगा। और हमारा जो मेन फोकस इसी पे रहता है कि हमारा कोई भी हम काम कर रहे हैं जल्दी से जल्दी हमारा ख़त्म हो। ओके, तो नेक्स्ट एल्गोरिथम स्टूडेंट्स, अभी हमने एक सिंपल एग्जांपल किया अपना प्रायोरिटी शेड्यूलिंग का। हम एक और एग्जांपल हम करते हैं जिसमें हमारा कुछ प्रोसेस गिवन है हमें और उनकी प्रायोरिटी गिवन है और अराइवल टाइम हमें गिवन है। तो ये हमारा क्वेश्चन है, यहाँ पे तुम्हें प्रोसेस गिवन है, यहाँ पे प्रायोरिटी, ये हमारा बस टाइम है। तो P1, P2 और P3 और प्रायोरिटी हमारी 1, 2 और 3 और बस टाइम है 6, 7 और 2। तो हमें इसको क्वेश्चन को करना है और इसमें अराइवल टाइम भी गिवन है। अराइवल टाइम भी इसमें गिवन है 0, 1, 2। इससे ज़्यादा कोई इफेक्ट पड़ने वाला नहीं है क्योंकि अब सबसे पहले स्टूडेंट हम इसका जेंट चार्ट ड्रॉ करेंगे। तो जेंट चार्ट ड्रॉ करने के लिए हम यहाँ पे ठीक है, और देखिए अराइवल टाइम 0 पे हमारे पास P1 प्रोसेस है, तो P1 की प्रायोरिटी भी 1 है, तो हम P1 को वो करेंगे। और इसका बस टाइम हमारा 6, लेकिन जैसे 1 पे आएंगे और 2 पे और प्रोसेस भी आ रहे हैं, लेकिन उससे कोई इफेक्ट हमारा नहीं होने वाला है क्योंकि प्रायोरिटी हमारे P1 प्रोसेस जो है उसी की हाई है। तो यहाँ पे चलेगा 6, फिर P2 आएगा हमारा, P2 चलेगा हमारा 13 तक, और फिर P3 और P3 चलेगा हमारा 15 तक। अब देखिए अराइवल टाइम का यहाँ पे कोई इफेक्ट नहीं आया है, हमारा सीरियली चले हैं, लेकिन जब हम इसका वेटिंग टाइम निकालेंगे तो थोड़ा सा उसका चेंज आएगा। जो आपने पहला क्वेश्चन कराया है उससे थोड़ा सा अलग हो जाएगा इसका, जो आपको वेटिंग टाइम निकालना है उसमें थोड़ा इफेक्ट इससे आएगा। आइए देखते हैं कैसे स्टूडेंट इसका इफेक्ट पड़ता है हमारे वेटिंग टाइम को कैलकुलेट करने में। जेंट चार्ट सभी स्टूडेंट को समझ में आ गया होगा। देखिए 0 पे हमारा P1 प्रोसेस था, 0 पे अराइवल टाइम पे हमारे पास P1 प्रोसेस था जिसकी प्रायोरिटी हाई थी, तो हमने उसको यहाँ पे एग्जीक्यूट किया 0 से 6 तक। उसी बीच हमारे पास 2 प्रोसेस और आ गए हैं जिससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ा है क्योंकि दोनों प्रोसेस जो आए हैं उनकी प्रायोरिटी जो हम प्रोसेस रन कर रहे थे उस प्रोसेस से कम थी, इसीलिए हमें अपने प्रोसेस पे कोई फ़र्क नहीं पड़ा है और हमने P1 को पहले एग्जीक्यूट किया, फिर P2 को और फिर P3 को। ठीक है, तो ये हमारा बन गया जेंट चार्ट। स्टूडेंट अगर जेंट चार्ट बन जाता है तो उसके बाद आगे की प्रक्रिया हमारे लिए आसान हो जाती है, क्योंकि अगर जेंट चार्ट सही बन गया है तो आपको आउटपुट में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, बाकी के आंसर्स आपके अकॉर्डिंगली सही होते चले जाएंगे। ठीक है, तो अब देखते हैं इसका वेटिंग टाइम फॉर P1। तब देखिए स्टूडेंट P1 0 पे आया था और 0 पे उसको प्रोसेस मिल गया है, तो उसको एक बार में ही पूरा का पूरा प्रोसेस एग्जीक्यूट हो गया, तो कोई वेट इसको नहीं करना पड़ा, तो इसका वेटिंग टाइम हो गया 0। ठीक है, अब ऐसे ही वेटिंग टाइम फॉर P2। अब P2 के लिए वेटिंग टाइम निकालने के लिए आपको अराइवल टाइम को भी कंसीडर करना पड़ेगा, क्योंकि जो P2 आया है वो P1 के बाद आया है। जब P1 एग्जीक्यूट हो रहा था उस समय पे हमारे जो P2 जो प्रोसेस है
उसकी एंट्री हुई है, तो उसका जो वेटिंग टाइम था वो बढ़ गया है, क्योंकि जब वो आया है उसको आते ही CPU नहीं मिला है। जैसे हमारा P1 आया था, P1 को स्टार्टिंग में आते ही CPU मिला है, ऐसे ही हमारे जो P2 प्रोसेस है उसको हमारा CPU आते ही बिल्कुल नहीं मिला है, उसको वेट करना पड़ा कितने का। अब आया था देखिए 1 पे, और मिला CPU कब 6 पे, तो 6 माइनस 1 यानी कि 5 यूनिट का उसको वेट करना पड़ा है, तो उसका वेटिंग टाइम हो गया 5। क्लियर समझ में आया होगा स्टूडेंट आप लोगों को कैसे इसका वेटिंग टाइम 5 हो गया है। क्योंकि जैसे आप बैंक में कभी जाते हैं और बैंक में आप जाएंगे तो आपसे आपका वेटिंग टाइम तब से कैलकुलेट होगा जब से आपने बैंक में एंट्री करी है, तब से नहीं होगा जब से बैंक खुला है। तो सुबह 10 बजे बैंक खुल जाती है और आप पहुँचे 12 बजे, तो आपका वेटिंग टाइम 12 बजे से ही कैलकुलेट होगा। सुबह के 10 बजे से आप वेटिंग नहीं थे, क्योंकि आप जब लाइन में लगे तभी से वेट करना आपने स्टार्ट किया है। तो यही कंसेप्ट हमने यहाँ अप्लाई किया है, क्योंकि P1 तो पहले ही स्टार्ट हो चुका था, लेकिन P2 बाद में आया है, तो उसका वेटिंग टाइम तभी से कैलकुलेट करेंगे जब से वो आया है। तो जब से यहाँ पे 6 पे उसको एग्जीक्यूशन होने के लिए CPU मिला, उससे पहले 1 पे वो आया था, तो 6 माइनस 1 बराबर 5। अब बात करेंगे P3 की। P3 का भी सेम सिचुएशन है। P3 हमारा 2 पे आया है और CPU देखिए उसको कब मिला है 13 पे। एग्जीक्यूशन के लिए जो CPU उसे मिला है वो 13 पे मिला है, वो 2 पे आ चुका था, तो 13 माइनस 2 बराबर 11। यहाँ पे हम लिख सकते हैं 6 माइनस 1 और ये 13 माइनस 2 बराबर 11। तो स्टूडेंट ये था हमारा वेटिंग टाइम फॉर P1 P2 P3। अब हमें निकालना है एवरेज वेटिंग टाइम। एवरेज वेटिंग टाइम बराबर 0 प्लस 5 प्लस 11, टोटल प्रोसेस है 3, तो 3 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 16/3 बराबर 5.3। तो ये आ गया हमारा एवरेज वेटिंग टाइम यूनिट, हम लिख सकते हैं। अब आपको निकालना है टर्न अराउंड टाइम फॉर P1। पता है हमें वेटिंग टाइम प्लस बस टाइम होता है, तो वेटिंग टाइम 0 है, बस टाइम है उसका 6 बराबर हो जाएगा 6 के। ऐसे ही P2 के लिए निकालेंगे आप, तो P2 को होता है हमारा 5 प्लस 1, 5 प्लस 7 बराबर 13, और P3 का हो जाएगा 11 प्लस 2 बराबर 13, तो 5 प्लस 7 12 होता ही हो जाएगा 12। ठीक है, तो एवरेज टर्न अराउंड टाइम बराबर 6 प्लस 12 प्लस 13/3, 31/3, तो ये हो जाएगा 3 1 जा 3 और 1 10.3। तो स्टूडेंट इस तरीके से हमने देखिए आपको जेंट चार्ट ड्रॉ किया है, उसके बाद उसका वेटिंग टाइम हमने कैलकुलेट किया है, और उसके बाद हमने एवरेज वेटिंग टाइम, टर्न अराउंड टाइम और एवरेज टर्न अराउंड टाइम हमने इस क्वेश्चन में निकाला है। सभी स्टूडेंट को 2 मैंने एग्जांपल करा दिए हैं, उसकी हेल्प से आपको प्रायोरिटी के जो क्वेश्चन है वो आप इजीली समझ में आए होंगे। अब जो लास्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स हम करने जा रहे हैं वो हमारा अच्छा क्वेश्चन है, जिसमें हमारे प्रायोरिटी जो शेड्यूलिंग है इसके सभी टाइप्स को मैंने उसमें कवर किया है। उसमें हमने इक्वल अराइवल टाइम भी लिया है और इक्वल प्रायोरिटी के भी मैंने प्रोसेस उसमें डाले हैं, जिससे आपको ये चीज़ क्लियर हो जाएगी अगर हमारे 2 प्रोसेस सेम प्रायोरिटी के आ जाते हैं तो हम उनको कैसे हैंडल करेंगे। तो ये सब चीज़ें आपको उसमें क्लियर हो जाएंगी। बस आपको यही करना है कि अपने जेंट चार्ट को जैसे जैसे प्रोसेस आए हैं उसी तरीके से बनाना है, और कंप्लीट सारे प्रोसेस का एग्जीक्यूशन हमें
जेंट चार्ट में शो करना है। तो स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। स्टूडेंट्स अब हम करेंगे प्रायोरिटी शेड्यूलिंग का एग्जाम्पल। तो स्टार्ट करते हैं एग्जाम्पल। तो एक क्वेश्चन है हमारा, इस तरीके से क्वेश्चन आएगा एग्जाम में। कंसीडर 5 प्रोसेसेस P1, P2, P3, P4, P5 each process has its unique priority comma bus time and arrival time। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है स्टूडेंट, और हमें क्या फाइंड आउट करना है? बस वेटिंग टाइम एंड टर्न ऑन टाइम। तो फाइंड आउट द एवरेज वेटिंग टाइम एंड टर्न अराउंड टाइम। ठीक है, तो ये आपको करना है। अब ये देखिए, तो ये तो प्रोसेस यहाँ पे हो जाएगा प्रायोरिटी, ये हो जाएगा बस टाइम, और ये हो जाएगा हमारा अराइवल टाइम। तो P1, P2, P3, P4, P5 प्रायोरिटी हो जाएगी 1 2 1 3 2, और हो जाएगा 4 3 7 4 2। ठीक है, और ये हो जाएगा हमारा 0 0 6 11 12। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये हमारा क्वेश्चन है। इसमें हमारी जो डेटा है वो गिवन ये है कि हमारे 5 प्रोसेस हैं, P1, P2, P3, P4, P5, और प्रायोरिटी दी है 1 2 1 3 2, और बस टाइम दिया हुआ है 4 3 7 4 2। तो ये डाटा में गिवन है और उनके अराइवल टाइम दिए गए। तो एक सिंपल क्वेश्चन हम कर चुके हैं। अब थोड़ा सा इसमें थोड़ा लॉजिकली क्वेश्चन है। तो इसमें देखिए अराइवल टाइम भी हमें कंसीडर करना है और प्रायोरिटी भी हमें कंसीडर करनी है। तो 0 0 दिया हुआ है अराइवल टाइम, तो सेम अराइवल टाइम अगर है तो मैंने कहा था उसमें से हम देखेंगे फिर प्रायोरिटी। ठीक है, तो आपको क्वेश्चन करना है। आपको मैं देता हूँ 5 से 7 मिनट देता हूँ करने के लिए। आप इस क्वेश्चन को करिए। अगर आपको कोई डाउट होगा तो बाद में मैं इस क्वेश्चन को खुद से एक्सप्लेन करूँगा अभी, तो आप वहाँ इसको मैच कर लेंगे। तो खुद से स्टार्ट करिए। सबसे पहले जेंट चार्ट ड्रॉ करना है आपको, तो जेंट चार्ट ड्रॉ करिए। मेनली इस क्वेश्चन में आपको दोनों चीज़ें ध्यान रखनी है, प्रायोरिटी भी और अराइवल टाइम भी।
अगर आप लोग जैंट चार्ट सही बना लेंगे तो आपको कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं आएगी, आप इजीली आगे की कैलकुलेशन कर सकते हैं। अराइवल टाइम को आपको ध्यान रखना है। जैसे ही कोई नया प्रोसेस आएगा, यानी कि हर एक अराइवल टाइम के लिए आपको चेक करना है कि जो हमारा प्रोसेस है उसकी प्रायोरिटी हायर है या लोअर है। या जो करंट प्रोसेस हमारा रन हो रहा है उसको भी आपको चेक करना है कि क्या जो प्रोसेस रन हो रहा है उसकी प्रायोरिटी जो नया प्रोसेस आया है उससे ज़्यादा है या कम है। उसी के अकॉर्डिंग आप लोगों को डिसीजन लेना है कि हमें कौन से प्रोसेस को प्रिम्प्ट करना है या कौन से प्रोसेस को हमें कंटिन्यू करना है या फिर हमें नया प्रोसेस स्टार्ट करना है। ये हमारा डिपेंड करेगा अराइवल टाइम और प्रायोरिटी के। तो हर जब भी कोई नया प्रोसेस आपके अराइवल टाइम आएगा तो उस टाइम पे आपको एक बार वो होल्ड होना है और चेक करना है कि क्या हमारा जो प्रोसेस हम रन कर रहे हैं वही रन होगा या कोई दूसरा प्रोसेस हमारा रन होगा। उसी के अकॉर्डिंग आप जैंट चार्ट ड्रॉ करिए। थोड़ा समय ज़रूर लगेगा लेकिन आप लोगों को बिल्कुल एक्यूरेट जैंट चार्ट ड्रॉ करना है। सभी स्टूडेंट ने जैंट चार्ट को ड्रॉ कर लिया होगा, और अगर आप लोगों का जैंट चार्ट सही ड्रॉ हो गया है तो आप इजीली वेटिंग टाइम कैलकुलेट कर सकते हैं। एक बार और दोबारा चेक कर लीजिए अपना जैंट चार्ट, क्वेश्चन से मैच कर लीजिए कहीं कोई मिस्टेक तो नहीं हो गई है, क्योंकि अगर जैंट चार्ट ही नहीं सही होगा तो हमारे बाकी के सारे आंसर गलत आएंगे। सभी स्टूडेंट चेक कर लें। जिन स्टूडेंट का जैंट चार्ट ड्रॉ हो गया है वो वेटिंग टाइम कैलकुलेट करें, और वेटिंग टाइम को भी अगर कोई प्रोसेस 2 बार में कंप्लीट हुआ हो तो उसका दोनों ही टाइम उसका वेटिंग टाइम कैलकुलेट किया जाएगा।
तो आप सभी ने कर लिया होगा। अब मैं इस क्वेश्चन को स्टार्ट करता हूँ, सभी लोग अपने क्वेश्चन से मैच करेंगे और जिसको जहाँ गलती करी होगी उसको सही कर सकता है। तो स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं जेंट चार्ट को बनाना। ठीक है, तो देखिए अराइवल टाइम 0 0 पे दो प्रोसेस एक साथ आए हैं, P1 और P2। अब दोनों एक साथ आए हैं तो हमें सेलेक्ट करना है कि दोनों में से कौन सा करें। उसके लिए जो हमारे पास क्राइटेरिया वो है प्रायोरिटी का। तो हम देख रहे हैं P1 की प्रायोरिटी 1 है और P2 की 2 है। तो 1 प्रायोरिटी मीन्स हायर प्रायोरिटी, तो P1 की प्रायोरिटी ज़्यादा है तो हम P1 को एग्जीक्यूट करेंगे। ठीक है, अब देखिए स्टूडेंट, आप देख रहे हैं कि 0 के बाद सीधा कोई अगर नया प्रोसेस आया वो 6 पे आया है, तो हमारा P1 कंप्लीट हो गया 4 यूनिट तक। उसके बाद हम P2 स्टार्ट करेंगे। तो P2 के जैसे ही हमने 2 यूनिट चलाई 6 पे पहुँचे तो एक नया प्रोसेस आ गया है हमारा P3। ठीक है, अब देखिए हमारे पास दो प्रोसेस हो गए हैं, इसका 3 में से 2 हमारी यूनिट एग्जीक्यूट हो चुके हैं, 1 यूनिट वर्क इसका बचा हुआ है। ठीक है, तो अब जब यहाँ पे 6 पे दूसरा प्रोसेस आ गया P3, अब हमने प्रायोरिटी चेक करी तो P3 की P2 से हाई है। ओके, ये क्लियर हो रहा है कि P1 की जो प्रायोरिटी है P3 की वो 1 है और P2 की 2 है। जो हमारा करंटली एग्जीक्यूट हो रहा है P2, उसकी प्रायोरिटी P1 P3 से कम है। देखिए यहाँ पे हम P2 एग्जीक्यूट कर रहे हैं, लेकिन हमारे पास 6 पे जैसे ही हम पहुँचे तो एक प्रोसेस हमारा और आ चुका है P3, जिसकी प्रायोरिटी है 1 और P2 की प्रायोरिटी थी 2। तो स्टूडेंट जो करंटली वर्किंग में हमारा प्रोसेस है P2, हमें उसको प्रिम्प्ट करना पड़ेगा क्योंकि उससे हायर प्रायोरिटी का प्रोसेस आ चुका है। तो हम यहाँ से इसको प्रिम्प्ट कर दें और यहाँ पे ले लेंगे P3। ठीक है, अब देखिए P3 का बस टाइम है हमारा 7। ठीक है, तो उसके बीच में हमारे दो प्रोसेस और आएंगे। जब तक इसको पूरा करेंगे 6 और 7 13 हो जाएगा। 13 और 7 के बीच में दो प्रोसेस हो रहे हैं 11 और 12 है, जिनकी प्रायोरिटी 3 और 2 है, जो कि P3 से कम ही है क्योंकि P3 की 1 है, इसकी 3 और 2 है। तो हमारा P3 ही एग्जीक्यूट होगा क्योंकि अब 1 प्रायोरिटी वाला कोई भी प्रोसेस नहीं बचा है। अब देखिए जब 13 हो गया तो अब देखोगे स्टूडेंट्स कि आपके पास 3 प्रोसेस बचे हैं। P2 का एक यूनिट रहता है और इनके पूरे पूरे हैं, लेकिन P2 और P5 की प्रायोरिटी जो है वो सेम है। और जब सेम प्रायोरिटी होती है तो हमने बताया तो फिर हम FCFS के आधार पर वर्क करते हैं, यानी कि P2 पहले आया है तो P2 को ही मिलेगा और P2 का जो 1 यूनिट बचता था वो हम यहाँ पे कंप्लीट करेंगे 14। और P4 और P5 में जो प्रायोरिटी है वो हमारी हाई है किसकी, P5 की। तो हम P5 को लेंगे और P5 को यहाँ पे कर देंगे 16 तक। और उसके बाद फिर P4 चलेगा हमारा। P4 की प्रायोरिटी कितनी है, 3 है, और वो चलेगा ये तो 20 पे पहुँच जाए। तो ये हमारा स्टूडेंट जेंट चार्ट ड्रॉ हुआ है। सभी स्टूडेंट का सेम जेंट चार्ट ड्रॉ हुआ होगा, अगर नहीं हुआ है तो आप उसको करेक्ट कर लेंगे। ये इसका सही जेंट चार्ट है स्टूडेंट्स जो आपको बनाना है। ठीक है, किसी को कोई डाउट है तो वो इसमें से मैच कर सकता है। अब हमें करना है वेटिंग टाइम कैलकुलेट। तो वेटिंग टाइम की बात करें तो वेटिंग टाइम ऑफ P1 का वेटिंग टाइम देखिए आप कि P1 0 पे आया था, 0 पे ही प्रोसेस मिला है और एक बार में ही कंप्लीट हो गया है। तो P1 को कोई भी वेटिंग नहीं करना पड़ा, तो उसका वेटिंग टाइम हुआ 0। ठीक है, अब वेटिंग टाइम P2 का। P2 के वेटिंग टाइम की बात करें तो 4 है और P2 आया था हमारा 0 पे, मिला 4 पे। तो 4 का तो यहाँ पे हो गया
और देखिए स्टूडेंट्स, फिर यहाँ पे दोबारा कब मिला है इसको, पूरा नहीं कर पाया था P2 अपना, तो 13 पे दोबारा मिला है। छोटा कब था, 6 पे, तो 7 का 13 माइनस 6 बराबर 7, तो यानी कि हो गया इसका 11। ठीक है, 7 का यहाँ से यहाँ तक जो वेट करना पड़ा वो 7 हो गया, और 4 का स्टार्टिंग हुआ तो इसका 11 हो गया। P3 एक बार में ही कंप्लीट हुआ है, आया कब तक 6 पे, और 6 पे इसको प्रोसेस मिल गया था, तो इसका वेटिंग टाइम हो गया 0। अब P4 की बात करोगे, P4 भी एक बार में ही कंप्लीट हुआ है, आया था कब 11 पे, मिला कब 16 पे, तो 16 माइनस 11 यानी कि 5। ठीक है, 16 माइनस 11 पे आया था, मिला था 16 पे, तो 16 माइनस 11 बराबर 5। और P5 की बात करें तो P5 को 14 पे मिला है, और आया था P5 को 12 पे, तो 14 माइनस 12 बराबर 2, यानी कि ये हो गया। ठीक है, तो अब निकालेंगे एवरेज वेटिंग टाइम। तो आप इनको ऐड कर लेंगे, 0 प्लस 11 प्लस 0 प्लस 5 प्लस 2 को डिवाइड करेंगे 5 से, तो ये हो जाएगा 18/5 बराबर 3.6। तो 3.6 क्या है हमारा, एवरेज वेटिंग टाइम। अब टर्न अराउंड टाइम फॉर P1, तो फॉर्मूला बताया मैं, वेटिंग टाइम प्लस बस टाइम होता है, तो P1 का 0 और बस टाइम 4 बराबर हो जाएगा 4। फिर 11 प्लस 3 P2 का 14। अब P3 का देखिए आप, P3 का है 0 प्लस 7 बराबर 7। P4 का देख लीजिए, P4 का है 5 प्लस 4 बराबर 9। और P5 का देख लीजिए, 2 प्लस 2 बराबर 4। तो एवरेज टर्न अराउंड टाइम इज इक्वल टू 4 प्लस 14 प्लस 7 प्लस 9 प्लस 4/5, तो 20 34 38/5, यानी कि 7.6 यूनिट। दो आंसर आए हैं स्टूडेंट्स, एक तो एवरेज वेटिंग टाइम और एक एवरेज टर्न अराउंड टाइम। तो आप लोगों ने बिल्कुल क्लियरली समझा होगा कैसे हम इस क्वेश्चन को कर पाए हैं। ठीक है, और कैसे कैसे हमने इसका जेंट चार्ट ड्रॉ किया है, किस अप्रोच से हमने इसको बनाया है। तो स्टूडेंट्स, आप लोगों को बिल्कुल अच्छे से ध्यान रखना है कि हमें अपना जो क्वेश्चन है वो कैसे करना है, और कैसे उसका एवरेज वेटिंग टाइम और एवरेज टर्न अराउंड टाइम निकालना है। ठीक है, टर्न अराउंड टाइम का फॉर्मूला आपको अप्लाई कर देना है, वेटिंग टाइम प्लस बस टाइम, और वेटिंग टाइम अगर कैलकुलेट हो गया है तो हमारा बस टाइम भी हम निकाल लेंगे। तो स्टूडेंट, ये थी हमारी प्रायोरिटी बेस्ड शेड्यूलिंग, जिसका हमने क्वेश्चन कराया भी और हमारे आंसर्स भी आ गए हैं। ठीक है, तो ये अच्छा क्वेश्चन था, जिसमें हमारे अराइवल टाइम भी गिवन था, प्रायोरिटी भी गिवन थी, सेम प्रायोरिटी भी गिवन थी, सेम अराइवल टाइम भी गिवन था। तो जितने भी कंसेप्ट हमारे प्रायोरिटी शेड्यूलिंग के हो सकते हैं वो सारे इस क्वेश्चन में हमारे क्लियर हो गए हैं। और इससे पहले हमने कुछ सिंपल एग्जाम्पल भी किए थे, उससे भी हमारा डाउट क्लियर हो गया था। और इस क्वेश्चन में हमने सारी जितनी भी अप्रोच इसमें हो सकती थी वो सारी हमने कर ली हैं। तो आप लोग और भी अगर क्वेश्चन होगा बुक से, उसको आप करने की प्रैक्टिस करेंगे। और जो अगली क्लास होगी हमारी, उसमें हम राउंड रॉबिन CPU शेड्यूलिंग को डिस्कस करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।